कि उसके खिलाफ कुछ भी कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे और हम सब कुछ सहने को मजबूर हैं। मतलब हम में अब भी जागृति नहीं आ रही है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि और सरकार क्या करे कि जिससे कि हमारे कुछ हम सोचें अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में। अच्छा, फिर एक अपनी संतान और बच्चों के अलावा जहाँ देश की बात करते हैं, कोई आरक्षण से देश का भला तो हो नहीं रहा। आप अयोग्य के उस पर देश कैसे मजबूत बनेगा? जिस देश के शिक्षक और चिकित्सक अयोग्य हो, उस देश के गरीब का भला कैसे हो सकता है? ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी एक और इसकी विडंबना देखिए, राष्ट्रपति वो उस लेवल पर पहुंच गया, उसके बाद में आज भी दलित है। प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यक्ति है इस देश में, वो आज भी पिछड़ा बना हुआ है। तो हमने जो है इस दलित के और ओबीसी का कोई मापदंड ही निश्चित नहीं किया। भाई एक स्थिति तो ऐसी है कि जबकि आप उसका कहते हैं उद्देश्य ये है कि हमने सामान्य वर्ग में ला सके, भाई पर कब आवेंगे सामान्य में? निरंतर अमीरों को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है और गरीब आज भी वंचित है, इसको लेकर आपकी क्या कहना है, क्या सोच? देखिए, आरक्षण जो मिल रहा है, हम लोग तो उसके सफर हैं ही कि हमारे जो योग्य व्यक्तियों को भी कान पकड़ कर बाहर कर दिया जाता है, परंतु जो आरक्षित वर्ग है उसके भी जो कमजोर लोग हैं वो भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे। कारण क्या है कि जो उन्नत हो गए हैं पहले आरक्षण लेकर के, एक पीढ़ी में एक हो गया, फिर उसके बच्चे को आरक्षण, फिर उसके बच्चे को आरक्षण, तो उसी पीढ़ी दर चलते चला जाता है। सामान्य लोगों की अगर बात करी जाए वहाँ पे भी, दलितों की या पिछड़ों की, तो उन्हें भी कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। शिक्षा स्वास्थ्य में असमानता की जो स्थिति है गरीब और अमीर के बीच, चाहे वो आरक्षित है या अनारक्षित है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण है, इससे अमीर को सीधा लाभ मिल रहा है, क्या कहना है आपको? देखिए, ये हम सरकार को टैक्स जमा करते हैं और किस लिए करते हैं कि भाई हमारी मूलभूत सुविधाएं तो पूरी करें वो। आज क्या है, बिजली नहीं आ रही तो हम जनरेटर लगा लेते हैं, पानी हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा तो हमने समर से भी लगा लिया। यही हाल शिक्षा का है। और अब जो राजकीय स्कूल है उसमें कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे या तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स है तो उन्हें खुद ही मालूम कुछ नहीं, वो क्या पढ़ाएंगे दूसरों को। मजबूरन जो सरकार का दायित्व है कि जनता को वो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, आवास, ये सब चीजें मुहैया कर सके, वो गवर्नमेंट जितनी भी आई है 70 साल में, इस मामले में वो फेल हुई। अब ये जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमें अपने आप ही करना है जो कुछ करना है। अगर स्कूल बहुत बढ़िया हो तो प्राइवेट में जाने की क्या जरूरत है? सरकारी हॉस्पिटल में अगर बढ़िया इलाज मिले तो कोई क्यों पैसा खर्च करके प्राइवेट में जाएगा, है ना? तो ये जो व्यवस्था ही सारी गड़बड़ा गई है। सही बात तो ये कि हमें आरक्षण को लेकर जो सामान्य वर्ग और पूर्व सामान्य ओबीसी वर्ग के युवा सफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे प्रौढ़ व्यक्ति तो इस निरंतर आरक्षण, अमीरों को आरक्षण, सामाजिक भेदभाव को लेकर कुछ संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, प्रांत जिला स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन युवा वर्ग में देखता हूं कि किसी भी आम सभा में, किसी आंदोलन में बहुत कम दिखाई देता है। तो जब तक युवा नहीं जागेगा, प्रत्येक क्रांति युवाओं के बल पर आई है और उस आरक्षण को लेकर युवा जितना उम्मीद की जानी चाहिए सक्रियता की उतनी नहीं है, जबकि बुजुर्गों का आशीर्वाद, जवानों के साथ सही कोई भी सफलता संभव है। एकता शक्ति प्रदर्शन करो, जिद करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। वो स्थिति कहीं युवाओं में अभी इतनी लगन और आरक्षण के प्रति नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस बड़ी पार्टियों की जिंदाबाद करने के लिए, आरक्षण मांगने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं, लेकिन जो आरक्षण की विसंगति है इनको दूर करने के लिए सामाजिक जागृति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है और समझ से बाहर है कि हम लोगों ने जो कुछ अपनी जिंदगी है गुजारनी काट रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं,
पर जो सबसे ज़्यादा त्रस्त वर्ग है वो युवा वर्ग ही है। एजुकेशन में तो वो सफ़र कर रहा है, नौकरी में तो वो सफ़र कर रहा है, नौकरी मिल गई तो उसे कोई प्रमोशन नहीं मिल रही। तो जिसको आगे आगे आवाज़ उठानी चाहिए, अफसोस की बात यह है कि वो ही कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, उसकी भी मजबूरी क्या है कि और पार्टियों का जो चुनाव तंत्र है या प्रचार तंत्र है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें धन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जल्दी पर खिला लिया जाता है और हम उसकी हवा में बह जाते हैं। राष्ट्रवाद बहुत अच्छी बात है, धर्म भी बहुत बढ़िया बात है, परंतु इन दो मुद्दों के बाद में, ये हमारे पर्सनल मुद्दे, राष्ट्रवाद भी एक अपने आप में हालांकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, परंतु जब राष्ट्रवाद की उसकी परिभाषा तो करें कि अगर राष्ट्र के आपके किसी कार्यों से अगर राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, आरक्षण से कोई लाभ तो नहीं हो रहा। आजकल तो ऐसे लगने लगा है कि राजनीतिक दलों ने राष्ट्रवादिता का, धर्म का एक ठेका ले लिया है और एक जो राम राम लोगों के रोम रोम में बसा है हमारे हिंदुस्तान में, वो भी एक सिंबल बनाते जा रहे हैं। एक कलर को, एक भगवा कलर को जो हमारी क्रांति का सूचक है, हमारे बदलाव का सूचक है, उसको भी उन्होंने की पार्टी का अधिकार शो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो बात ये है कि धर्म, जाति और रंग पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने आप में बहुत जरूरी है, बढ़िया है, ऐसे ही धर्म भी बहुत जरूरी है, परंतु इन चीजों को, राष्ट्रवाद को और धर्म को उन्होंने अपने सत्ता प्राप्ति के लिए एक रास्ता बना लिया है। अगर अब वैसे तो आपसे कहेंगे कि देखिए साहब, ये अल्पसंख्यक वर्ग जो है आपके खिलाफ बहुत कर रहे हैं और कुछ हद तक कर भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि जहाँ वो 50% और 50% ज़्यादा हो गए तो वो फिर दूसरे वर्ग पर हावी हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जनता क्या करे। हमने उन्हें वोट दे दिया, सत्ता में आ गए, अब 7 साल हो गए बीजेपी को, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में 6000 से ज़्यादा मदरसे और उन मदरसों में ये वाली शिक्षा नहीं दी जाती। हिंदुत्व के खिलाफ, देश के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है, जबकि हिंदुस्तान के संविधान में ही सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा दिए जाने पर शायद प्रतिबंध है। हाँ, प्रतिबंध है, परंतु मदरसे में आप सब कुछ कर सकते हैं। अरे मदरसों में चलो धार्मिक शिक्षा दो, जो क्रिश्चियन स्कूल है वहाँ पे भी एक वो पीरियड रखते हैं जिसमें वो बताते हैं यीशु मसीह वगैरह के बारे में, ठीक है, किसी हद तक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु आप देश के खिलाफ, दूसरे वर्ग के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ जो है उनमें लोगों को भड़काया जाता है, उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर है नहीं, अब बहुत कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व के देवी देवताओं के खिलाफ खुलकर सामने आते हैं और वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल होता है, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें मूक दर्शक बनकर देखता रहता है। यह कि राजनीतिक संरक्षण की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो जो है, जो हमें जिन बातों से लेकर डराया जाता है कि मुसलमान ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, भाई सबसे पहले जो ये मदरसे हैं 6000 जहाँ पे इनकी जड़ है, जहाँ पे उनको इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, वो बंद करने में क्या परेशानी है? वो अब तक क्यों नहीं बंद हुई, समझ ना। दूसरा, उसके अलावा जो पॉपुलेशन वो बढ़ा रहे हैं, वो भी एक अपने आप में एक समस्या है, देश के सामने ही समस्या है, क्योंकि उनकी वोटिंग पावर बढ़ती जाती है तो वो सत्ता को हासिल करने लगे हुए हैं। परंतु इस सरकार ने, जो कि हिंदूवादी बनती है अपने आप को और जो देश हित की बात करती है, सब बात करती है, भाई उनकी पॉपुलेशन पर पाबंदी लगाने के लिए क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया, तो करेंगे कुछ नहीं। ये बड़े चुनाव आते हैं तो सारे मुद्दे ही गौण हो जाते हैं। बिल्कुल, और इनकी जो हवा चलती है और इनका मीडिया, बड़ा मीडिया है और ये जो सब कुछ दिखाता है, इसमें हमारे ये कई मुद्दे जो है व्यक्तिगत लोगों से जुड़े हुए, भविष्य से जुड़े हुए, आगामी पीढ़ी के भविष्य से जुड़े हुए, तो लोग कैसे भूल जाते हैं इन्हें। हम मत किसको और क्यों दें? बस वो मुद्दे, सही मुद्दे तो कभी सामने आते ही नहीं है। वो अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, और सही बात ये है कि इस देश में 2 ही मुद्दे हैं जो इन पार्टियों ने बना रखे हैं। आपके सवर्ण दल के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं,
बीजेपी कांग्रेस बड़े बड़े दलों के हैं। मैं अखबार देख रहा हूँ 2 दिन से, यहीं इसी क्षेत्र में हूँ। कहीं आपके दल के विचारधारा के लोगों की एक भी चारंगल की कहीं कटिंग नजर नहीं आ रही है। कोई सोशल मीडिया पर भी ये भी इस विचारधारा को लेकर बड़ी पार्टी से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जबकि बड़ी बड़ी पार्टियों के ऐड और विज्ञापन और होल्डिंग जो हम देख रहे हैं, क्या माहौल है ये? क्या प्रजातंत्र है, भीड़ तंत्र है? लोगों की क्या सोच है? ये देश किधर जाएगा? भविष्य को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए साहब, जब तक जो है हमारा युवा, जो आपने पहले बात उठाई थी, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, जो ये अन्याय हो रहा है। और अभी मैंने आपको फीस के बारे में बताया था, जो फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए भरे जाते हो या नौकरी के लिए भरे जाते हो, उसमें जो इन्होंने सवर्णों से सबसे ज़्यादा फीस ली जाएगी, ओबीसी से कुछ कम ली जाएगी, शेड्यूल कास्ट से कम ली जाएगी। ये जो हम पे एक जाति का जो उन्होंने एक मुसलमानों के टाइम में एक लगता था जाजिया कर, हम पे ये जाजिया कर लगा रखा है। सामाजिक रूप से जो भेदभाव है, सामाजिक समानता की बात करते हैं और सामाजिक भेदभाव कर रहे हैं। सामाजिक क्या, सबसे बड़ी तो सरकार ही कर रही है, समाज थोड़ी कर रहा है। सरकार का जो भेदभाव है, आरक्षण लाई तो सरकार लाई, SC ST लाई तो सरकार लाई, ये फीस जो निर्धारित की जाती है वो सरकार करती है। पहले कहते थे न्यायालय जो करेगा सही करेगा, लेकिन अब तो न्यायालय के फैसले भी संसद में बदलने लगे, जैसे ST SC एक्ट को लेकर बदल दिया बिना जांच गिरफ्तारी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। दरअसल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि भाई कम से कम पहले FIR लॉन्च होने से पहले आप उसकी एक प्रारंभिक जांच करा के देख लें कि उसमें कुछ तथ्य नहीं है या नहीं। और बाद में जो है सरकार उससे भी चली गई अपील में, और वो केस डिसाइड भी नहीं हुआ। मतलब सरकार अपील में है और उसका डिसीजन हुए भी कर आप संशोधन में, जबकि इस कानून का अधिकांश दुरुपयोग, जबकि नहीं, ये तो एक गलत बात है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो चीज पहले सब जुडिश है, आप उसमें सरकार कानून कैसे बना सकती है? अगर वो बनाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का वो क्या नाम है, अवमानना है। और उसके बाद में फिर जब वो पास हो गया, वही सुप्रीम कोर्ट अब उस पर मोहर लगा देता है कि हाँ साहब सही है। संसद ने कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट को तो फिर नहीं, जब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, तो न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास नहीं है कहीं प्रजातंत्र में। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर जब तक हम पे वो ताकत नहीं है कि हम सड़कों पे आकर के अपनी आवाज उठा सकें, तब तक न्यायालय भी आपकी कुछ नहीं करता। अपने अधिकार के लिए एकता शक्ति प्रदर्शन करो, जिद करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, तभी सफलता संभव है। ये है डॉक्टर RC गुप्ता जी, राष्ट्रीय स्वर्ण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना। बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब आपसे मिलकर। बात करेंगे आपके उम्मीदवार से भी कुछ समय बाद। धन्यवाद। जय हिंद। देशबंधु जोशी, स्वतंत्र पत्रकार, राजस्थान से।